Hello, student. Today I am going to discuss a very important topic, and that is the application of Gauss's theorem. और इसको हम सिंपली ला भी कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि आज गॉसेस थ्योरम का क्या हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गॉस थ्योरम और इसके एप्लीकेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में हमको यहाँ से एप्लीकेशन से भी प्रॉब्लम बनते हैं। इसमें पहला एप्लीकेशन है आपका कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जेड स्ट्रेट कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। एक हमारे पास कंडक्टर वायर है, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं, ये हमने एक रिफिल सा लिया है। तो ये तो प्लास्टिक का है। आपको कोई कंडक्टर लेना पड़ेगा, सच एज कापर आप ले सकते हैं, आप आयरन ले सकते हैं, एल्युमिनियम की कोई वायर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कोई एक वायर है, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर है, कंडक्टर वायर है। तो आप देखें स्ट्रेट कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, उसका जो लेंथ है वो कितना है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट लेंथ का हमारे पास कोई एक कंडक्टर वायर है, और उस कंडक्टर वायर के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, इसका कैलकुलेशन हम इस हेडिंग में करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर वायर है, ऐसे ही एज सच एक कंडक्टर वायर है जिसका लेंथ इनफाइनाइट मान लेते हैं, ठीक। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लेम्डा कहते हैं, ये हमारे पास लेम्डा कूलम्ब पर मीटर है। तो वो हमने कंसीडर किया है कि कंसीडर एन यूनिफॉर्मली चार्जेड स्ट्रेट, सच है एकदम स्ट्रेट है हमारे पास, कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा कूलम्ब पर मीटर। उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लेम्डा कूलम्ब पर मीटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक कंडक्टर वायर है, स्ट्रेट है, यूनिफॉर्मली है, चार्जेड है। तो वही चीज़ हमने लिखा है हेडिंग में कि स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्जेड कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब इसके कारण किसी पॉइंट पर कितनी फील्ड हो सकती है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि इससे स्मॉल आर मीटर डिस्टेंस पर, आप देखें यहाँ पर स्मॉल आर मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट, वो हमने यहाँ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास P है, उस पॉइंट P पर कितनी फील्ड है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस चीज़ का हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। फ्रॉम द कंडक्टर वायर at a distance small r, there is a point P at which we wish to calculate intensity of electric field। इससे स्मॉल आर मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, वो भी किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। चूंकि ये गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन है। इससे पहले हम भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते थे, लेकिन वो पॉइंट चार्ज के लिए निकाले हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें सिंप्लीफाई हम लोगों ने किया है कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने निकाला है। अब आगे थोड़ा सा ये जनरल तरीका है आपके पास कि अब ये देखिए पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पॉइंट चार्ज से मिल करके एकदम एक लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ए लॉट ऑफ चार्जेज है। यहाँ पर एक कोई सिंगल चार्ज एक पॉइंट पर नहीं दिया जा रहा है, एक चार्ज का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब ऐसे चार्ज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसे के लिए हम कैसे फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए हम ये हेडिंग पढ़ रहे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम लगाएंगे। और गॉस थ्योरम को लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा क्लोज सरफेस होना चाहिए जिसके अंदर जो चार्ज है वो आना चाहिए। चूँकि आपने गॉसेस थ्योरम में स्टेटमेंट भी दिया था कि टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज बाउंडेड बाई इट,
ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ किया है, गॉसेस थ्योरम को अप्लाई किया है। उससे पहले हम ये क्लोज सरफेस बनाते हैं। तो आप देखें कि हमने ये जो रेड पेन से मैंने डॉटेड किया है, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। और ये क्लोज सरफेस ऐसा मैंने कंसीडर किया है कि इसके अंदर कुछ चार्ज आ जाते हैं। तो देखें आप, हमने एक यल लंबाई का, ये इसका यल लेंथ है, और स्मॉल आर रेडियस का एक एक सिलेंडर मैंने बनाया, हुज रेडियस इज स्मॉल आर एंड लेंथ इज यल। अब इस सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर को मैंने बनाया, तो इस सिलेंडर का एक नाम देंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। तो ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है। एक प्रकार का ये इमेजिनरी होता है, वर्चुअल होता है। एक सरफेस का हम ऐसे ही निर्माण करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब देखो आप यहाँ से कि वही मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, ड्रा ए सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड लेंथ स्मॉल एल अबाउट द कंडक्टर वायर एज इट एक्सिस। ये कंडक्टर जो वायर हमने लिया है, इसके अबाउट, इसके चारों तरफ हमें ऐसे ही कंसीडर करना है। एंड दिस सिलेंडर सरफेस में बी ट्रीटेड एज, यहाँ हमने मेंशन कर दिया है कि इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम क्या करते हैं कि जब गॉसियन सरफेस को हम बना लेते हैं तो उससे क्या करना होता है, उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, यही तो कैलकुलेशन करते हैं आप। गॉसेस थ्योरम जब निकालते हैं तो गॉसेस थ्योरम को जब लगाते हैं तो वो होता है आपके पास सिंपल, ये जो फाई इक्वल टू होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आप लगाते हैं। तो ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट जब आप लगाते हैं तो ये क्या है, टोटल चार्ज होता है। टोटल चार्ज का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो वही चीज़ हम, और ये क्या होता है, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो ये आप देखें कि ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस हो गया, और इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलता है वो फाई ई का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो उसको हम लगाते हैं। तो पहले मैंने क्या किया यहाँ पर देखें आप कि द गॉसियन सरफेस हैज कर्व सरफेस S1 एंड फ्लैट सर्कुलर एंड S2 एंड S3। बहुत अच्छी बात, यहाँ आप देखें कि ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस में दो चीज़ें दिख रही है। एक तो कर्व सरफेस, चूंकि ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल का ये कर्व सरफेस होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है। और यहाँ देखें दो इंड पर ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सर्कुलर सरफेस है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो तीन तरीके का सरफेस है, एक तो ऊपर की तरफ फ्लैट है और ये नीचे की तरफ फ्लैट है, और एक हमारे पास कर्व है। ओके, अब चूंकि ये चार्ज हमने दिया है तो चार्ज से जो फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो ऐसे चार्ज इस वायर के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर इधर निकलती होगी, ऐसे इधर निकलती होगी, ऐसे रेडियली आप कह सकते हैं कि इसके सेंटर पर ये वायर होगा और वायर से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती होगी। वो ऐसे साइड में भी आप समझ सकते हैं, अपवर्ड भी समझ सकते हैं, यानी ऐसे परपेंडिकुलर रेडियली आप कह सकते हैं। इस वायर के रेडियल डायरेक्शन में ये चारों तरफ जो है यहाँ से फील्ड निकलती होगी। तो एक फील्ड हम यहाँ लेते हैं तो उस फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, देखें, और इसको हम ई वेक्टर दिए हैं। अच्छा, यहाँ से भी जो फील्ड निकलेगा वो इधर ही निकलेगा, इधर भी निकलेगा फील्ड, लेकिन हम यहाँ एजुम्पशन हम कर रखे हैं कि इधर की तरफ हम ले रहे हैं। तो आप यहाँ देखें कि ई वेक्टर इधर है, यहाँ पर ई वेक्टर इधर है, और ऐसे ही आप यहाँ ले सकते हैं कि ई वेक्टर इधर होगा। तो ये फील्ड इस चार्ज के कारण, चूंकि ये प्लस चार्ज है, प्लस से जो फोर्स ऑफ लाइंस होगी वो बाहर की तरफ निकलती है, आउटसाइड निकलती है। तो हमारे पास ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम एक जो कर्व सरफेस पर है, कर्व सरफेस पर हमने छोटा सा हमने एक एलिमेंट्री एरिया लिया जिसको हम ds कहेंगे। चूंकि ये छोटा होगा तो फ्लैट होगा, प्लेन होगा, इसलिए इसको हम एरिया वेक्टर कह सकते हैं, और उस एरिया वेक्टर को हम ds1 वेक्टर कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये ds1 है, ये आपके पास ds1 है, तो इसको हम रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, ds1 वेक्टर। ऐसे ही ये आपके पास ds2 होगा, और उसको हम इधर की तरफ, चूंकि ये फ्लैट सरफेस पर है, इंड पर है, ये बाहर की तरफ होगा, तो इस प्रकार से ये s2 वेक्टर होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके पास s3 होगा, तो इसको हम, चूंकि ये भी फ्लैट है, प्लेन है, एरिया वेक्टर है, इसलिए इसको हम s3 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए तो कर्व सरफेस पर अगर आप देखें तो यहाँ जो एंगल होगा, ये जो कर्व सरफेस पर जो यहाँ एंगल है वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है।
जबकि आप यहाँ फ्लैट सरफेस पर आप जाएंगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 90 डिग्री। तो आप देखें कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ, जबकि आपका जो कर्व सरफेस है, ओके, कर्व सरफेस, सिलेंडर के कर्व सरफेस पर, गॉसियन सरफेस के कर्व सरफेस पर जो थीटा इक्वल टू है वो 0 डिग्री है। तो मैंने वही मेंशन कर दिया है कि ऑब्वियसली ds1 पैरेलल टू E, आप देख सकते हैं ds1 की डायरेक्शन वही है जो कि E की डायरेक्शन है, इसलिए हमने इसको पैरेलल दिखाया। अब आप यहां देखें ds2, आप यहां इस फ्लैट सरफेस पर जाएंगे तो ds2 इधर है, E इधर है, तो आप देख सकते हैं ds2 परपेंडिकुलर टू E एंड सिमिलरली ds3 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू E। सो ओनली द कर्व सरफेस कंट्रीब्यूट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि अब जब यहाँ एंगल थीटा होगा, जब एंगल थीटा होगा तो अब जब आप यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर कहते हैं, ई ds cos 90 लगाएंगे और cos 90 की वैल्यू कितना देगी आपको 0 देगी। तो जब cos 90 की वैल्यू 0 देगी तो यहाँ पर फ्लक्स कितना मिलेगा 0, अर्थात इस फ्लैट से होकर के निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। यहाँ ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ से इस फ्लैट सरफेस से हो करके निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू कितनी होगी 0, यहाँ पर भी फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी 0। तो आपको मिला कहाँ, बचा कहाँ, कर्व सरफेस। तो सिर्फ आपको जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कौन कर रहा है, कर्व सरफेस। तो वही हमने किया कि सो ओनली द कर्व सरफेस कंट्रीब्यूट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ये बातें तो समझ में आ गई, फिगर समझ में आ गया आपको। ओके, अब हम आगे चलते हैं कि इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ओके, तो कम टू पॉइंट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो ये फार्मूला होता है आपके पास, ये तो गॉस थ्योरम है, ये गॉस थ्योरम का जनरल फार्मूला ही है, ये तरीका ही है कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ये क्लोज इंटीग्रल के लिए लागू होता है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब चूंकि वहाँ पर 3 सरफेस थे आपके पास, एक तो आपके पास S1 था, याद होगा आपके पास, एक S1 था ds1, एक ds2 था और एक ds3। ये फ्लैट पर था, ये भी फ्लैट पर था, और ये आपके पास कहाँ था, ये इंटीग्रल है, ये आपके पास ये सरफेस इंटीग्रल है, ये क्लोज्ड है और ये देखिए ये ओपन है। ओके, तो डेट मीन्स ये S1 सरफेस पर है, ये S2 सरफेस पर है और ये किस पर है आपके पास S3 सरफेस पर। ओके, अब देखो कि ds1 और ई वेक्टर के बीच का यहाँ का जो एंगल है वो कितना है आपको पता है ना, यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना 0 डिग्री है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री है और यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ मेंशन किया और इसको थोड़ा सा हमने ब्रेक कर दिया। ठीक, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री। सिमिलरली आप यहाँ से देखें ए बी कॉस 90 डिग्री और यहाँ पर भी ए बी कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास वो 0 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो फिर आपके पास जो मिलता है यहाँ से सिमिलरली, और इसकी जो वैल्यू होगी कॉस 0 की जो वैल्यू होगी वो 1 देगा आपके पास। तो यहाँ से आप 1 ले सकते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास मिलेगा ये cos 1 हो जाएगा ई, और ये इंटीग्रल S1 पर हो जाएगा ds1, और ये दोनों जो टर्म है ये आपके पास 0 हो जाएंगे। ओके, अब क्या है कि ये ds1 क्या है, ds1 टोटल सरफेस बता रहा है। ds1 क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, आप देखें यहाँ ds1 ये S1 है। जब ds1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सम करना है, ये कर्व सरफेस का टोटल सम, जब टोटल सम करेंगे तो टोटल ये सरफेस एरिया, ये जो कर्व सरफेस है टोटल कर्व सरफेस एरिया देने लगेगा। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि यहाँ से हो जाएगा आपके पास, देखें कि ई और ये एरिया ऑफ कर्व सरफेस। ठीक है, यहाँ मैंने ये भी मेंशन किया है कि इंटीग्रेशन S1 ds1 की जो टोटल वैल्यू होगी वो 2 पाई r, क्योंकि इसका जो कर्व सरफेस है उसकी जो टोटल एरिया होगी वो कितना होगा 2 पाई r। तो मैंने वही चीज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दिया कि इसके प्लेस पर हमने 2 पाई r लिखा, ये φ1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बहुत
आसान है कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ, तो ये होता है गॉसेस थ्योरम होता है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप क्लियरली देखें तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये आपके पास फाई ई और यहाँ पर भी फाई ई के बराबर है, तो डेट मीन्स ये टर्म आपके इसके बराबर हो जाएगा। तो आप आगे बढ़ें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हो जाएगा क्या चीज़, वही चीज़ मैंने कहा कि ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल ये इक्वल किसके हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखो आप यहाँ से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा। ओके, जब हमने ई इक्वल टू रखा तो यहाँ से हम 2 पाई को इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ है तो ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में आपके पास क्यू था और यहाँ से आर एल जब नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा क्यू अपान आर एल। ओके, इक्वेशन नंबर हमने 3 कर दिया। ओके, अब आगे हमें चूंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये चीज़ निकल चुका है, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूं क्योंकि आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने क्या मांगना था, लेमडा, और लेमडा की वैल्यू क्या आपने माना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने लेमडा माना है और लेमडा की वैल्यू होती है वो क्यू अपान यल होती है। तो वो चीज़ हम मेंशन करना चाहते हैं कि क्यू अपान यल को हम लेमडा लिखना चाहते हैं। तो आप यहाँ देखें क्यू अपान यल है, क्यू अपान यल की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एट द प्लेस ऑफ क्यू अपान यल की जगह पर हम लेमडा रख सकते हैं। तो बाय डिफिनीशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी ओके लेमडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान यल। ओके, तो जहां हमारे पास क्यू अपान यल दिखाई दे रहा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा। तो डेट मीन्स वही चीज मैंने कहा कि हाँ, ये देखें क्यू अपान यल की जगह पर हमने क्या लिख दिया, लेमडा। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा अपान आर। थोड़ा सा 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपके पास ऊपर हो जाएगा 2 लेमडा। तो वो चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ये चीज़ हो जाएगा 2 लेमडा और अपान आर, और यहाँ 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 4 पाई हो जाएगा। तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर न्यूटन पर कूलम। ओके, दिस अच्छा ये आपके पास एक्सप्रेशन हो गया। ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, ये एक्सप्रेशन आपके पास एक कोई भी इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट कंडक्टर चार्जेड वायर होगा तो उसके लिए कितनी फील्ड बनेगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके लिए एक्सप्रेशन ये है। इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं 9.0 × 10⁹ ओके, और ये हो जाएगा 2 लेमडा दिया रहेगा आपके पास, आर पता रहेगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है और ये वहाँ से डिस्टेंस है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपको पता है। एक चीज़ हो सकता है ई और आर में रेसिप्रोकल्स रिलेशन है तो दस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज। डेट मीन्स जैसे जैसे हम यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ से आप दूर जाएंगे आर बढ़ेगा, तो जब आर बढ़ेगा रेसिप्रोकल संबंध आपको बताया गया है यहाँ से कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो जब आर बढ़ेगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। तो डेट मीन्स यहाँ से धीरे जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे फील्ड की वैल्यू जो है गिरने लगेगी, कम होने लगेगी। थैंक यू सो मच।